उतारो ये लहंगा या फिर मैं अपने तरीके से उतारूं। राजवीर बेहद गुस्से से दहाड़ा तो 18 साल की प्रिया काँप कर रह गई। प्लीज़ सर, ऐसा मत करें, छोटा समझकर माफ़ कर दें। मगर राजवीर पर तो जुनून सवार था। प्रिया एक बेहद बिगड़ी हुई अमीर बाप की औलाद थी। स्कूल से कॉलेज तक सिर्फ रिश्वत देकर पास होती आई थी, मगर इस बार उसका सामना राजवीर से हुआ था। जब प्रिया ने राजवीर को पैसे देकर पेपर बताने की पेशकश की तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया और प्रिया ने वहीं शोर करना शुरू कर दिया कि राजवीर सर ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। उसे लग रहा था अब तो राजवीर लंबी जेल काटेगा, मगर राजवीर ने उल्टा ये कह दिया कि वो प्रिया से शादी करेगा। राजवीर ने अब दुल्हन बनी प्रिया को एक झटके से अपने करीब किया था। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पास मत आइए, आप जानते नहीं हैं मुझे। मैं ये गुलदान उठाकर आपके सिर पर मार दूंगी। घबराते हुए वो कई कदम पीछे हटने लगी, लेकिन जितनी वो उससे दूर होने की कोशिश करती वो उतना ही पास आता जा रहा था। 18 साल की प्रिया दीवार से जा लगी, कांपते हुए हाथों में गुलदान थामे हुए थी और सामने खड़ा शख्स अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ और भी नज़दीक चला आ रहा था। होठों में सिगरेट दबाए वो आगे बढ़ा और धुएं का गुबार उस लड़की के चेहरे पर छोड़ दिया। फिर जलती हुई सिगरेट नीचे फेंककर अपने पैरों से मसल दी। गुस्से से भरी नज़रों से उस सिगरेट को मसलते हुए देखकर वो जोर से हंसा था और फिर बोला, जिस तरह सिगरेट को होठों से लगाने के बाद अपने पैरों तले मसल दिया है ना, ठीक वैसे ही तुम्हारी हालत होने वाली है स्वीट हार्ट। वो जिस लहजे में बात कर रहा था उसकी आंखों में साफ साफ बदले की आग झलक रही थी। प्रिया ने रोते हुए एक आखिरी बार धमकी दी, मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगी कि आपने मेरे साथ। इतना कहकर वो खामोश हो गई। वो आदमी माथे पर बल डालते हुए बोला, हाँ क्या बताओगी? कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ पूरी रात सुहाग रात मनाई है? क्या बताओगी पुलिस वालों को? सब कहेंगे पागल है ये, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। आज शादी हुई है हमारी और ये रात शादी की पहली रात है। मैं तुम्हारे करीब आकर तुमसे अपना हक वसूल करना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? यही तो होता है। जानती हूँ मैं तुम्हारे करीब क्यों आ रहा हूँ, इसके पीछे क्या वजह है? तो सुनो मेरी जान, इसके पीछे यही वजह है कि मैं तुम्हें अपनी संगत में रंगकर तुम्हें किसी काबिल छोड़ना नहीं चाहता। वरना तुम जैसी लड़कियों को मैं छूना तो दूर की बात, देखना भी गवारा नहीं करता। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम्हें सजा कैसे मिलेगी? लेकिन जब मैं अपनी छुअन तुम्हारे बदन पर छोड़ूंगा तब तुम्हें एहसास होगा अब तुम पहले वाली अनछुई प्रिया नहीं रही, बल्कि राजवीर की उतरन बन चुकी हो। क्योंकि मैं तुम्हें इस बिस्तर पर लाने के बाद इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम सर उठाकर कहीं जा सको। अपने मजबूत सख्त हाथों से राजवीर ने प्रिया का हाथ पकड़ा और फिर उसे बिस्तर पर फेंक दिया। दुल्हन बनी प्रिया तुरंत बेड की दूसरी तरफ से उतरकर जाने लगी, मगर 30 वर्षीय राजवीर से आखिर कब तक भागती? वो उस समय को कोसने लगी जब उसने राजवीर पर इल्जाम लगाया था। वो समझ रही थी शायद वो उससे बदला लेगी, मगर उसका बनाया हुआ प्लान उसी पर उल्टा पड़ चुका था। वो बेड पर बैठते हुए प्रिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच चुका था और वो कटी डाल की तरह उसके चौड़े सीने पर जाकर गिरी थी। अब इतने आंसू बहाने का क्या फायदा? ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था। क्यों भूल गई कि राजवीर वर्मा तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था? और अब जब राजवीर वर्मा पर उंगली उठाने की गलती की है तो उस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी नफरतों के ऐसे निशान तुम्हारे वजूद पर लगाऊंगा कि उन निशानों से पूरी जिंदगी तुम्हें तकलीफ महसूस होगी। कहते कहते राजवीर ने उसके सर पर सेट लहंगे का दुपट्टा खींचकर उतारा था, जिसमें फंसी हुई पिन खींचने पर प्रिया को दर्द दे गई थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की थीं। उसे पता था आज वो राजवीर की नफरत से किसी भी तौर बच नहीं पाएगी। वो उसके सीने पर गिरी सर उठाकर उसके चेहरे पर छाए गुस्से और सख्ती को देख रही थी। राजवीर के हाथ उसकी कमर पर सख्ती से जकड़े हुए थे और अब धीरे धीरे मूव करते हुए ऊपर की ओर सरक रहे थे और प्रिया की सांस गले में अटक गई थी। एक झटके से राजवीर ने डोरियों को तोड़कर ब्लाउज ढीला हुआ तो उसकी नरम धड़कनें एक पल के लिए राजवीर को साकित कर गई थीं। अपने सीने पर रखी प्रिया की नरम धड़कनों पर राजवीर की नज़रें उलझ कर रह गई थीं। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए प्रिया की निगाह भी अपने ढीले ब्लाउज के अंदर गई थी और उसने झट से अपना हाथ आगे की ओर किया था। आपको शर्म आनी चाहिए।
इस तरह आप अपना बदला एक मजबूर लड़की से ले रहे हैं। मजबूर? तुम मजबूर नहीं हो, बल्कि तुम चालबाज हो। राजवीर को फिर से गुस्सा आया था और उसने पलट कर प्रिया को बेड पर लिटाकर खुद से उसके ऊपर हुआ था। मुझे दिल के साफ लोग पसंद होते हैं, ना कि तुम्हारे जैसे चालबाज। अब जब तुमने अपनी नफरतों का रंग घोला है तो इस रंग में रंगना भी पड़ेगा। कहते कहते राजवीर ने ब्लाउज को नीचे सरका दिया था। उसकी नरम मुलायम दूध जैसी सफ़ेद धड़कनों पर उसकी नज़र फिसल गई थी और उन सफ़ेद धड़कनों पर काला तिल राजवीर के दिल में शोर मचाने के लिए काफ़ी था। इतना भरपूर हुस्न देखकर राजवीर एक पल के लिए डगमगा गया था। राजवीर के होंठ मचल उठे थे उस काले तिल को छूने के लिए, लेकिन उसने खुद को रोका। उसका इरादा सिर्फ प्रिया को डराने का था, उसके करीब जाने का नहीं था, क्योंकि उसके अंदर लाख गुस्सा सही, लेकिन अपना गुस्सा वो इस तरह एक औरत पर उतार कर खुद को एक बहादुर मर्द नहीं कह सकता था। लेकिन अगले ही पल राजवीर की जैसे जान निकल चुकी थी। उसे अपने कंधे पर चुभन का एहसास हुआ था और धीरे धीरे ये चुभन इस कदर बड़ी कि उसे दर्द सहना मुश्किल हो गया था। दर्द की शिद्दत से राजवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, लेकिन उसकी पकड़ प्रिया पर ढीली नहीं हुई थी। प्रिया के हाथ में एक सेफ्टी पिन आ गई थी जो शायद उसके लहंगे को सेट करने के लिए लगाई गई थी, और अब उस पिन को उसने बुरी तरह राजवीर के कंधे में घुसा दिया था। राजवीर को जब दर्द बर्दाश्त न हुआ तो उसने अपना सर प्रिया के सीने पर रख दिया था, लेकिन प्रिया अब भी बाज नहीं आ रही थी। वो बुरी तरह उस पिन को अंदर की तरफ घुसाती जा रही थी, लेकिन ढीठ और जिद्दी राजवीर उसे आज़ाद करने को तैयार न था। और जब प्रिया ने हार न मानी तो राजवीर ने भी बदले में उसे सजा दी थी। एक चीख प्रिया के लबों से निकली थी, क्योंकि राजवीर ने अपने दांत उसकी नरम मुलायम धड़कनों पर। राजवीर आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। दिमाग में बहुत से ख्याल गड़बड़ हो रहे थे। जब उसे यूं ख्यालों में खोया देखकर राजवीर की माँ सुषमा जी, जो लगातार उससे बातें कर रही थी, उसे चुप देखकर पीछे आकर खड़ी हो गई और अपने बेटे के कंधे पर हाथ रख दिया। राजवीर तुरंत ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अपनी माँ को पीछे खड़ा देखकर वो हैरान हुआ था, लेकिन फिर खुशी और हैरानी के साथ बोला, अरे मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है ना, तो आप बिल्कुल भी बिस्तर से ना उठें। किस लिए उठकर आई हैं आप यहाँ पर? हाथ में वो राजवीर की घड़ी पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में उनकी छड़ी थी। वो कहने लगी, बेटा क्या करूँ, डॉक्टर तो बस बिना वजह ही कुछ न कुछ कहते रहते हैं। देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। राजवीर अपनी माँ को कंधों से थाम कर बिस्तर पर बिठा चुका था। उम्र के साथ साथ उन्हें कई बीमारियां लग चुकी थीं। हर वक्त हल्का हल्का बुखार और शरीर में दर्द रहता था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें इलाज के बाद आराम करने को कहा था। लेकिन अपने बेटे को खुद ही नाश्ता बनाते और फिर घर की साफ सफाई करते देखकर वो अंदर ही अंदर परेशान हो जाती। उन्हें ये बात चैन न लेने देती कि बेटा बाहर भी 10 जगह अपना दिमाग खर्च करके आए और घर आकर फिर से घर की जिम्मेदारियां निभाने लगे। कितनी बार वो राजवीर से कह चुकी थी, बेटा राजवीर, अब तो शादी कर लो। अगर कोई लड़की पसंद है तो बताओ, मैं उसे तुम्हारी शादी करवा देती हूँ, या फिर मुझे अनुमति दो, मैं रिश्ते वाली से बात करके तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूं। मगर वो भी कहाँ लड़की ढूंढेंगी। जहाँ भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाती, सामने वालों ने बस यही एक सवाल करना होता था कि बेटा कितना पढ़ा लिखा है आपका, नौकरी क्या करता है। और जब वो बताती कि अच्छी नौकरी है, कॉलेज में काम करता है, तो वो लोग मुंह बना लेते, अच्छा तो इतनी सी तनख्वाह से कैसे गुजारा होता होगा, आप तो बीमार रहती हैं, फिर ये दवाइयों के खर्चे, भला पत्नी के खर्चे कहाँ से पूरे करेगा। और ये घर आपका ही है ना। मगर राजवीर की माँ हिचकिचाते हुए कहती, नहीं, ये घर भी किराए का घर है, लेकिन बहुत जल्द राजवीर अपना घर भी बना लेगा। मगर तब तक लड़की वालों का मन बिगड़ चुका होता था। यूं ही करते करते राजवीर की उम्र 30 साल हो चुकी थी और वो दिन रात बस अपने अच्छे समय के आने का इंतजार कर रहा था कि अब माँ की बीमारियों में जकड़ चुका था। उसने अपनी माँ के माथे पर प्यार से चुम्बन दिया और कहा, फिक्र मत करो माँ, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, बस फिक्र मत किया करो, बहुत जल्द तुम्हारा ये बेटा तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। वो अपनी माँ को साथ लगाए नाश्ते की टेबल पर आया था और बहुत प्यार से अपनी माँ को कुर्सी पर बिठाया था। आप बैठे, मैं आपके लिए और अपने लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। वो नाश्ता पहले ही तैयार कर चुका था, बस तैयार होने के लिए कमरे में गया था। उसने जल्दी जल्दी प्लेटों में नाश्ता लगाया, एक नज़र फैले हुए किचन पर डाली। अब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो किचन की साफ सफाई करता। एक गहरा सांस लेकर उसने खुद को रिलैक्स किया था।
कितनी बार सोचा था कोई काम वाली रख ले, लेकिन उसकी जेब उसे इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। माँ की दवाइयों पर ही काफ़ी खर्च हो जाता था। इसके अलावा घर के खर्च भी होते थे। उसकी जितनी तनख्वाह थी इन्हीं खर्चों पर निकल जाती थी। काम वाली को अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए कॉलेज से थका हारा आता तो घर के कामों में लग जाता। माँ को सख्ती से मना करके जाता कि आपने किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना है। हालांकि सबके बावजूद भी सुषमा जी हल्का फुल्का काम कर लिया करती थीं, लेकिन ज़्यादा भारी काम उनसे नहीं होते थे, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, जो सब राजवीर को ही आकर करने पड़ते थे। उसे पता था अगर वो किचन ऐसा ही छोड़कर चला गया तो जरूर उसकी माँ इसे साफ करेंगी, और वो अपनी बीमार माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। इसीलिए नाश्ते की प्लेट किचन में पड़ी टेबल पर रखते हुए उसने जल्दी से एप्रन पहनी और गंदे बर्तन सिंक में भरना शुरू कर दिए। चूल्हे और सेल्फ की सफाई करने के बाद वो जल्दी से बर्तनों की ओर बढ़ा था। बाहर से सुषमा जी उसे आवाजें लगा रही थीं। राजवीर बेटा, कितना टाइम लगाओगे किचन में? अगर नाश्ता नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं दूध और ब्रेड खा लूंगी, तुम बाहर से कुछ खा लेना, लेकिन कॉलेज के लिए लेट मत करो बेटा। लेकिन राजवीर उन्हें तसल्ली देने के साथ साथ बर्तन भी धोता जा रहा था। फिक्र मत करें माँ, सब कुछ हो गया है, बस अभी आया 2 मिनट में। जल्दी जल्दी नाश्ते के बर्तन धोता हुआ एप्रन उतार कर नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आया था और एक प्लेट माँ के सामने, एक प्लेट खुद के सामने रखकर कुर्सी खींचकर बैठ गया। सुषमा जी ने एक अफसोस भरी नज़र बेटे पर डाली थी। इतना हट्टा कट्टा खूबसूरत जवान बेटा क्या घर के काम करते हुए अच्छा लगता था? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से उसकी उम्र भी निकलती जा रही थी। अगर यही हाल रहा तो शायद वो अपने बेटे का घर कभी न बसा पाती। उन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि वो कुछ न कुछ करके राजवीर की शादी जरूर करेंगी, ताकि कम से कम उसे घर के कामों से तो छुटकारा मिले। इतनी देर में राजवीर नाश्ता कर चुका था। मम्मा, मैंने आपकी दवाई आपके कमरे की टेबल पर रख दी है, नाश्ता करके फौरन दवाई ले लेना। ये कहकर वो घर से निकल चुका था। पिछले 15 दिनों से उसकी नौकरी छूट चुकी थी। वो बेरोजगार था, मगर उसने अपनी माँ को इस सब के बारे में नहीं बताया था। जितनी भी सेविंग्स उसके पास थी उससे वो अपनी माँ का इलाज करवा रहा था। कई कॉलेजों में वो इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन कोई भी उसे रख नहीं रहा था। पहले से ही सारी सीट्स फुल थीं। आखिरकार थक हार कर नौकरी के लिए उसने स्कूल में इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। उसकी योग्यता को देखते हुए एक स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे रख लिया, ताकि वो 10वीं कक्षा के लड़के लड़कियों को अंग्रेजी पढ़ा सके। वो समय से पहले ही स्कूल पहुंच चुका था। जैसे ही क्लासरूम में दाखिल हुआ, एक नर्म नाजुक वजूद से उसका टकराव हुआ था। उस लड़की की नरमाहट राजवीर के पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ा चुकी थी। ये पहली बार था जब वो किसी लड़की से इस तरह टकराया था। अगर वो लड़की को अपनी बाहों में संभाल न लेता तो वो लड़की यकीनन जमीन पर गिर चुकी होती। जब उसने उस लड़की को बाहों में संभाला तो वो और भी उसकी बाहों में सिमट गई थी, और उसके इतने करीब आने पर राजवीर का दिल 120 की रफ्तार से धड़का था। इससे पहले कभी किसी लड़की ने उसके इतना करीब आने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। रौबदार, 6 फीट का लंबा चौड़ा कद, मजबूत बॉडी, खिलता हुआ रंग, काले घने बाल और काली घनी मूछों के साथ हल्की हल्की शेप, जो उसकी पर्सनालिटी को और भी रौबदार बनाती थी। कई लड़कियां उसकी खूबसूरत पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उसके करीब आने की कोशिश करती थीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव होते कि वो अपने कदम फौरन पीछे खींच लेती थीं। ये पहली बार था जब एक जवान हसीन लड़की उससे टकराई थी। वो लड़की अब खुद ही उसकी बाहों से निकलकर खड़ी हो गई थी। राजवीर ने सिर उठाकर देखा तो एक गुलाबी रंगत लिए खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। अगले ही पल उसने घूर कर राजवीर को देखा और बिना कोई भेदभाव किए कहा, दिखाई नहीं देता कि एक 5 फुट 5 इंच की लड़की सामने से चली आ रही है, और आप इतना सांड जैसा डील डॉल लेकर उससे टकरा गए। आपको पता है मुझे किस कदर चोट लगी है? उसने उसकी मस्कुलर मजबूत बॉडी को सांड का नाम देकर उसे बुरी तरह तपा कर रख दिया था। कुछ बोलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उस लड़की की चलती जबान उसे कुछ बोलने नहीं दे रही थी। ये जो चश्मा अपनी आंखों पर लगाए हुए हैं, लगता है इसका नंबर बढ़ चुका है। बेहतर होगा पहले जाकर अपने चश्मे का नंबर ठीक करवा कर आएं। फिर उसने कहा, ये पानी की बोतल देख रहे हैं आप, जो आपकी टक्कर की वजह से टूटी है? जर्मनी से मेरे चाचा लेकर आए थे मेरे लिए। उस लड़की की बदजबानी पर राजवीर को बहुत तेजी से गुस्सा आया था। वो कहीं से भी 10th क्लास की स्टूडेंट नहीं लग रही थी। एक तो उम्र में भी काफ़ी बड़ी लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसने एक एक कक्षा में 2-2 बार पढ़ाई की हो। ऊपर से उसने पूरा मेकअप कर रखा था, बाल खुले हुए थे
और यूनिफॉर्म इतनी तंग पहनी हुई थी जैसे यूनिफॉर्म नहीं बल्कि कोई फिटनेस क्लास चल रही हो। तमीज से बात करो, सर हूं मैं तुम्हारा, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आया हूं। जहां उसे लगा शायद ये बात सुनकर वो लड़की शर्मिंदा हो जाएगी और उससे माफी मांगेगी, मगर उसने तुरंत अपने नाक पर आने वाले बालों के लट को उड़ाकर कहा, हाँ तो मैं क्या करूं? आपके पैरों में गिर जाऊं या फिर आपसे माफी मांगूं? तो भूल जाइए कि मैं ये सब कुछ करूंगी। पहली बात तो गलती मेरी थी ही नहीं, आप खुद ही सामने से आकर टकराए हैं। और अगर गलती मेरी होती भी तब भी मैं माफी नहीं मांगती। जानते भी हो मैं कौन हूँ? इस स्कूल के मालिक की बेटी हूँ। इस स्कूल को फंड्स देने वाला मेरा पिता है। अब हटिए रास्ते से। सारे स्टूडेंट्स चुपचाप सर झुकाए ये सब देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी तो कुछ के चेहरे पर अफसोस, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो सर झुकाए दबी दबी स्माइल कर रहे थे। राजवीर ने पूरी क्लास पर एक नज़र डाली थी। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी। उसका जी चाहा अभी खड़े खड़े इस लड़की को इतनी खरी खरी सुनाए कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए और नौकरी को लात मारकर चला जाए, लेकिन वो बेबसी से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया था। उसके पास उस नौकरी के करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। जितनी भी सेविंग थी धीरे धीरे खर्च हो रही थी। अगर नौकरी नहीं करता तो माँ का इलाज कैसे करवाता, और इसीलिए वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पीकर रह गया था। राजवीर ने इससे पहले भी कॉलेज में पढ़ाया था, मगर आज तक किसी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने निगाहें भी उठा सके। दिल तो उसका यही चाह रहा था 2 थप्पड़ इस लड़की के चेहरे पर जड़ दे, लेकिन आज उसका स्कूल में पहला दिन था और वो कोई तमाशा बनाकर नौकरी से हाथ धोना नहीं चाहता था। उसने बाकी सब बच्चों से परिचय लिया और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। सामने बैठी प्रिया च्युइंगम चबाने लगी और च्युइंगम के बुलबुले बनाने लगी और फोड़ने लगी। बार बार क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही थी। प्रिया को ये सब करते देख उसके साथ बैठी उसकी सहेली उसे मना करने लगी। क्या कर रही हो यार, देखो तो सर कितने गुस्से वाले लग रहे हैं, कहीं उन्होंने तुम्हें पकड़कर मुर्गा बना दिया तो। वो अगले ही पल पूरा मुंह खोलकर हंसी थी। कहने लगी, इसके बाप में भी हिम्मत नहीं कि मुझे सजा दे। अपने पिता से कहकर इसे दर दर की ठोकरें न खिलवाऊं तो मेरा नाम भी प्रिया मल्होत्रा नहीं। उसे यूं क्लास में डिस्टर्बनेस करते देख राजवीर पलटकर उसकी ओर देखने लगा। वो एकदम गुस्से से बोला था, खड़ी हो जाओ अपनी सीट पर। क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? क्लास में बैठने के मैनर्स क्या होते हैं क्या तुम्हें नहीं पता? अगर नहीं पता है तो पहले सीख कर आओ। बाकी स्टूडेंट को देखो और खुद को देखो, अपना हुलिया देखो, अपना यूनिफॉर्म देखो। कहीं से भी तुम स्टूडेंट नहीं लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई मॉडलिंग होनी हो और तुम इसीलिए यहाँ पर आई हो। उतारो अपने होठों से लिपस्टिक और अपने बालों को बांधो। वो उसके लाल अनारी होठों को देखकर बोला था, मगर वो एक झटके से अपनी सीट से उठकर खड़ी हुई थी। एक नज़र उसने पूरी क्लास पर डाली थी क्योंकि स्टूडेंट उसे हल्की स्माइल के साथ देख रहे थे और प्रिया को इसमें अपनी इंसल्ट महसूस हुई थी। वो चलते हुए राजवीर के सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों हाथ सीने पर बांध दिए और चिंगम गम तेज तेज चबाते हुए शरारती लहजे में राजवीर को देखकर कहने लगी, क्यों सर, ये मेरी लाल अनारी लिपस्टिक आपको क्या कह रही है? कहीं आपको ये तो डर नहीं लग रहा कि मेरे लाल अनारी होंठ देखकर आपका दिल मचल जाएगा? और मेरे कपड़े पहनने के स्टाइल से आपको क्या तकलीफ है? मैं जैसे चाहूँ वैसे कपड़े पहन सकती हूँ। मुझे तो लगता है कि आप मेरी खूबसूरती देखकर बहकने लगे हैं और आपका मन पढ़ाने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इसीलिए आप मुझे ये सब कह रहे हैं। उसकी बात पर पीछे बैठे छात्र हैरान होकर उसे देखने लगे, लेकिन राजवीर के सब्र का बांध टूट चुका था। गुस्से में उसने अपनी किताब सामने टेबल पर पटक दी और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। पूरी क्लास में जैसे सन्नाटा छा गया। आज तक राजवीर ने किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया था, वो तो औरतों की इज्जत करने वाला था, लेकिन जो वो लड़की कह रही थी उसको सजा देना जरूरी था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी उम्र देखो और अपनी बातें सुनो। तुम जैसी लड़कियां ही वो होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। तुम्हारी वजह से पूरी क्लास खराब हो रही है। जानती हो कि जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए इस समय कितना कीमती है, और तुम हो कि उन्हें पढ़ाई से डिस्टर्ब कर रही हो, और तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। वो लड़की एक झटके से बाहर नहीं आ पाई थी कि राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाकर जोर से धक्का दिया था। वो नीचे गिरते गिरते बची थी, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल कर खड़ी हुई थी। आपने बहुत गलत किया है, इस तरह मेरे साथ बदतमीजी से पेश आकर। आपको इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। प्रिया की आंखों से गुस्से की लपटें निकल रही थीं। आज तक किसी टीचर की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो प्रिया के मुंह लग सके,
राजवीर एक ऐसा पहला इंसान था जिसने प्रिया के गाल पर न सिर्फ थप्पड़ रखा था, बल्कि उसे खींचता हुआ प्रिंसिपल के ऑफिस में भी लेकर आया था। ऑफिस इस वक्त फिलहाल खाली था। राजवीर कुछ बोलने ही वाला था, तभी ऑफिस में प्रिंसिपल आते हुए दिखाई दिए। ऑफिस में प्रिया को देखकर एक पल के लिए प्रिंसिपल भी हैरान हुए थे। उन्होंने अपने नए टीचर राजवीर वर्मा की तरफ देखा, सवालिया नजरों से देखा। राजवीर प्रिंसिपल से कुछ कहने ही वाला था कि तभी गुस्से में प्रिया ने प्रिंसिपल के ऑफिस के टेबल पर रखी सभी फाइलें, लैपटॉप और हर चीज उठाकर जमीन पर पटक दी और चिल्लाते हुए दोनों हाथ टेबल पर रखे और गुस्से से बोली, ये कैसा टीचर रखा है आपने? इस 2 टके के बंदे ने मुझ पर हाथ उठाया है, समझ रहे हैं आप? इसने प्रिया मल्होत्रा पर हाथ उठाया है। ये होता कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाला? मैं चाहूँ तो इसके साथ जो चाहूँ करूँ, क्लास में जो चाहे करूँ या इसे जितना चाहूँ तंग करूँ। क्या आपने इसे बताया नहीं कि जिस क्लास में ये लेक्चर देने आ रहे हों वहाँ मैं मौजूद हूँ? उसकी हठधर्मिता और जिद की कोई हद नहीं थी। राजवीर का दिमाग चकरा गया। प्रिंसिपल भी उसके सामने पसीने से तर हो गया और घबरा कर बोला, प्रिया बेटा कोई बात नहीं, ये यहाँ पर नए आए हैं, तुम्हारे टीचर हैं, तुमसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हर किसी का मिजाज ऐसा नहीं होता कि वो तुम्हारे मजाक को सह ले, लेकिन हाँ मैं इसे समझा दूंगा, आगे से ये तुमसे कुछ नहीं कहेगा। वो राजवीर के सामने खड़ी होकर उसे नज़रअंदाज करती रही और बोलती रही, इसे समझा दो, अगर इसने मुझ पर फिर हाथ उठाया तो ये हाथ फिर कभी सही नहीं रहेंगे। ये कहकर वो वहां से गुस्से से पैर पटकती चली गई, जबकि राजवीर तो हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसे तो लगा कि प्रिंसिपल प्रिया को सख्त सजा देंगे, लेकिन यहाँ तो प्रिंसिपल खुद ही प्रिया के सामने पसीने पसीने हो गया था। प्रिंसिपल उसे समझाने लगे, बेटा देखो, इस लड़की को कुछ मत कहना, इससे उलझने का मतलब है खुद को तबाह और बर्बाद करना। तुमसे पहले भी एक टीचर ने इसको बस जरा सा डांट दिया था और उसने वो हंगामा किया कि बेचारी की नौकरी भी चली गई थी। इसके बावजूद भी इसने अपने बाप से कहकर उसकी कहीं और भी नौकरी नहीं लगने दी थी। यहाँ तक कि बेचारी ने इस लड़की के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। तब कहीं जाकर इस लड़की का गुस्सा शांत हुआ था और उसे वापस नौकरी पर रखने की बात हुई थी, लेकिन वो भी खुददार थी। उसने इस कॉलेज में नौकरी नहीं की और किसी दूसरे कॉलेज में नौकरी कर ली। राजवीर हैरानी से आंखें फाड़े प्रिंसिपल के मुंह से ये कहानी सुन रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छटांग भर की लड़की इस कदर बदतमीज और मुंहफट हो सकती है। प्रिंसिपल आगे कहने लगे, जो हो रहा है होने दो, तुम बस बाकी बच्चों को पढ़ाओ। ये बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, और औलाद भी ऐसी जो अपने बाप की जान है। इसका बाप इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकता। ये नहीं होना चाहिए कि इसका बाप तुमसे दुश्मनी कर ले। राजवीर के लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी थी। अगर ज़रूरी नहीं होता तो वो कब का छोड़कर जा चुका होता, लेकिन मजबूरी थी। मजबूरी में सर हाँ में हिलाता वो दोबारा से क्लास में आ गया था। लेकिन ये भी भगवान की कृपा थी कि अब प्रिया क्लास में नहीं थी और उसने सुकून से बाकी क्लास को पढ़ाई कराई थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रिया का व्यवहार उसके दिमाग में बैठ चुका था। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने अंदर के गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस बदतमीज लड़की को अभी के अभी सबक सिखा दे। उस दिन जब वो घर आया तो उसका दिमाग गुस्से के मारे घूम रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ पर यह बात जाहिर नहीं होने दी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया के अंदर आग से भड़क चुकी थी। घर जाकर भी वो बार बार अपने गाल को मसलती रही। कहने लगी, राजवीर सर, मैं इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाली नहीं। आपने मुझ पर हाथ उठाया, अब देखती हूँ मैं आपको इतना तंग करूँगी कि आप या तो स्कूल छोड़कर भाग जाओगे या फिर मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगोगे। कहते हुए उसने पास रखा गुलदान सामने शीशे पर दे मारा था। तेज आवाज पर उसका बाप विजय मल्होत्रा कमरे में आया था। क्या हुआ प्रिया बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आज किस बात पर गुस्सा है मेरी जान को? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं उस इंसान को सख्त से सख्त सजा दूंगा। प्रिया ने लाड से अपने पापा के सीने पर सर रख दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, बस मुझे ये शीशा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए तोड़ दिया। कल यहाँ पर एक नई ड्रेसिंग टेबल होना चाहिए। उसने बात को घुमा दिया था क्योंकि वो राजवीर से अपने तौर पर बदला लेना चाहती थी। इसके बाद वो जैसे अपनी आदत बना चुकी थी। कभी बोर्ड पर जानबूझकर पिल्सने फेंकती, कभी जोर जोर से हंसती, कभी रास्ते में टांग अटकाकर राजवीर को गिराने की कोशिश करती, तो कभी क्लास में राजवीर की एक्टिंग करती। और एक बार तो हद हो गई। उस दिन जब वो कैंटीन से बाहर निकल रही थी तो उसके हाथ में जूस का गिलास था। सामने से आते राजवीर को देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई थी और जैसे ही राजवीर पास से गुजरा उसने जूस का गिलास उसके मुंह पर उछाल दिया। आंखों में एक नफरत भरी चमक लिए वो राजवीर के सामने आई थी।
सॉरी सर, गलती से जूस आपके ऊपर गिर गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो जानबूझकर मासूम सी सूरत बनाकर बोली और राजवीर गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। वो आगे बढ़कर प्रिया से कुछ कहता, इससे पहले ही उसका साथी टीचर विनोद उसे अपने साथ कैंटीन में खींच कर ले गया। राजवीर, तुझे प्रिंसिपल सर ने समझाया है ना कि इस लड़की से दूर रहा कर, इसके मुंह मत लगाकर, वो जानबूझकर तुझे उकसाती है। विनोद, मुझे अफसोस होता है ऐसे माँ बाप पर जो अपनी औलाद को जानबूझकर खाई में धकेल देते हैं। क्या फ्यूचर है इस लड़की का? मुझे अफसोस इस लड़की पर नहीं, इसके माँ बाप पर हो रहा है। वो बेसिन पर झुका अपना मुंह धोते हुए अब रुमाल से अपना चेहरा साफ कर रहा था। इसके बाद भी प्रिया उसे हर तरह से तंग करने की कोशिश करती रही, लेकिन राजवीर उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहा था। इसी बीच पेपर शुरू हो चुके थे। प्रिया 2 बार फेल हो चुकी थी। पढ़ाई में वो कुछ खास नहीं थी, बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए स्कूल आती थी। पिछले 2 साल से वो रिश्वत देकर ही पास होती आई थी। इस बार भी जब पेपर शुरू हुए तो वो सीधे स्टाफ रूम में चली आई थी। उस समय वहाँ कोई और टीचर मौजूद नहीं था। छुट्टी के बाद का समय था। पेपर बनाते हुए राजवीर के सामने जाकर बैठ गई। राजवीर ने उसे ऐसे बैठा देखा तो एक पल के लिए हैरान हुआ था कि वो आज इतनी खामोशी से उसके सामने क्यों बैठी है। वो उसे नज़रअंदाज करते हुए दोबारा से पेपर बनाने लगा तो प्रिया ने खुद ही बात शुरू की। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके अंदाज में इतनी नरमी थी कि राजवीर हैरान हुआ था। अपनी हैरानी को दबाते हुए वो धीरे से बोला था, बोलो, क्या कहना है? वो तुरंत बोली, मैं पास होना चाहती हूँ। राजवीर ने कहा, अच्छा तो जाकर पढ़ाई करो। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पेपर उन्हीं में से आएगा। राजवीर को खुशी हो रही थी कि उसके अंदर भी पास होने की और कुछ करने की लगन पैदा हुई थी, लेकिन वो तुरंत बोल पड़ी, नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि आप जो सवाल पेपर में देंगे वो मुझे अभी बता दें, या फिर अगर पेपर खाली भी छोड़ दूँ तो आप मुझे नंबर देकर पास कर देना। बताइए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे आप? वो ठोड़ी के नीचे हाथ रखे टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी और ये सुनकर राजवीर के माथे पर बल उभर आए। उसने अफसोस से सामने बैठी उस बिगड़ैल लड़की को देखा था। उसे तो लगा कि वो सुधर चुकी है, लेकिन नहीं, वो शायद सुधरने वालों में से नहीं थी। उससे पहले कि वो कुछ कहता प्रिया मुस्कुराकर बोली, 2 लाख, 3 लाख। एक पेपर में पास कराने के कितने पैसे लेंगे? राजवीर तड़क कर बोला, इतने ही फालतू पैसे अगर तुम्हारे बाप के पास हैं तो उन सारे पैसों को मिलाकर तुम अपने दिमाग की सर्जरी क्यों नहीं करवा लेती, जो पूरी तरह से खराब हो चुका है। जो बात तुम कहने आई हो वो मैं मरकर भी नहीं मानूंगा। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे ये नोटिस चेक करने के बाद पेपर भी बनाना है। खुद को इस तरह नज़रअंदाज होता देख प्रिया गुस्से से बोली, सर, आप ये ठीक नहीं कर रहे। आपको पता है ना मुझे बदतमीज लोग पसंद नहीं। चलिए चुपचाप बताइए, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको धमकी दूं। इतना सुनते ही राजवीर को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, तुम यहाँ से जाओगी या फिर एक और थप्पड़ मैं तुम्हारे दूसरे गाल पर रखूं। प्रिया ये सुनकर गुस्से में उठकर खड़ी हुई थी। धीरे धीरे चलते हुए वो राजवीर के पास आकर खड़ी हो गई। राजवीर, जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ, उसे अपने इतना करीब खड़ा देखकर एक पल के लिए हड़बड़ाया था और इसी हड़बड़ाहट में वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ था। देखो प्रिया, ऑफिस से बाहर जाओ और मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और प्रिया के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई थी। वो राजवीर के थोड़ा सा और करीब हुई थी, इतना करीब कि राजवीर को उसके जिस्म से उठती परफ्यूम की खुशबू अपने नाक में बुरी तरह महसूस हो रही थी। वो एक कदम पीछे हटा था, जबकि वो गुस्से से कहने लगी, चुपचाप मुझे पेपर में पास कर देना, वरना मैं तुम पर आरोप लगाकर पूरी दुनिया के सामने तुम्हें बदनाम कर दूंगी। राजवीर उसकी इस बात पर जोर से हंसा था और कहा, बच्ची हो, बच्ची बनकर रहो। अभी ये धमकियां देना बंद करो और जाकर पढ़ाई करो। पास करने लायक हुई तो कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल उसने राजवीर की गोद से सारे पेपर खींचकर फाड़ना शुरू कर दिए। इतनी मेहनत से वो नोटिस तैयार कर रहा था, लेकिन अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख उसे गुस्सा आ गया। उसने उसे गर्दन से पकड़कर दीवार से लगा दिया। वो उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा चुका था। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ चुके थे। राजवीर गुस्से से कहने लगा, समझती क्या हो खुद को? क्या मैं तुम्हारा जड़ खरीद गुलाम हूँ? दूर हो जाओ अब मेरी नज़रों से, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। वो उसे गुस्से से झटक कर छोड़ चुका था, जबकि प्रिया उसके इस अचानक हमले पर बुरी तरह डर चुकी थी। लेकिन राजवीर के छोड़ने पर वो अब गुस्से से आग बबूला हो गई थी। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगले ही पल उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ,
बचाओ सर, राजवीर प्लीज छोड़े मुझे, मेरे साथ कुछ मत करें, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे खराब मत करो, छोड़ो मुझे सर, प्लीज ऐसा मत करो। वो चिल्ला रही थी और अगले ही पल उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। हर जगह से वो यूनिफॉर्म फाड़ चुकी थी, अपने बाल बिखेर चुकी थी। अपने लंबे नाखून अपनी गर्दन और गालों पर मारकर वो राजवीर के करीब आई और उसके शर्ट के बटन पूरी तरह खोलकर उस पर गिर गई थी। राजवीर ने झटके से उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी। वो इस अचानक आफत पर बुरी तरह घबरा गया था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि प्रिया इस हद तक भी जा सकती है। वो प्रिया को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिया उसके साथ जोंक की तरह चिपट गई थी। वो उसे खुद से दूर करता, लेकिन तब तक वहाँ प्रिंसिपल और वॉचमैन आ चुके थे। बाकी के टीचर और बच्चे जो स्कूल में मौजूद थे वो भी वहाँ पर आ चुके थे। वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रही थी कि राजवीर सर ने मुझ पर हमला किया था, उन्होंने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो अपने आप को छुपाने की कोशिश भी कर रही थी। जैसे ही वहाँ पर एक टीचर आई, वो तुरंत उनके पीछे छुप गई। प्रिया की हालत चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही थी कि बाकी उसके साथ कुछ गलत हो चुका है। प्रिया की हालत देखकर प्रिंसिपल भी गुस्से में आ चुका था। उसने राजवीर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बाकी टीचर और स्टूडेंट भी राजवीर को अफसोस और दुख भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि किसी को भी राजवीर से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आंखों देखा वो झुठला भी नहीं सकते थे। प्रिंसिपल का थप्पड़ खाकर राजवीर हैरान हुआ था। उसे तो लगता था कि शायद प्रिंसिपल उसकी बात का यकीन कर लेगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्रिया के बारे में अच्छे से जानता था। राजवीर कहने लगा, ये लड़की झूठ बोल रही है सर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, टीचर हूँ मैं तुम्हारा, तुम मुझ पर इतना गंदा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो। मैं सच कह रहा हूँ सर, ये मुझसे रिश्वत की बात कर रही थी, कह रही थी कि मैं इसे पेपर्स में ऐसे ही पास कर दूँ। जब मैंने इनकार किया तो इसीलिए ये गंदे हथकंडे अपनाने लगी। आप नहीं जानते ये लड़की कितनी बड़ी चालाक है, मैं ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मगर जो हालत वो अपनी बना चुकी थी, चाहकर भी लोग अपनी आंखों को झुठला नहीं सकते थे। राजवीर को पकड़कर स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाया गया। सर, आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं? राजवीर ने दुख से प्रिंसिपल को देखा। मुझे तुम पर यकीन है राजवीर, लेकिन प्रिया की हालत को भी झुठला नहीं सकते। और फिर प्रिंसिपल उसे डराने लगा। तुम्हें पता है प्रिया का बाप अब क्या करेगा? तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देगा, साथ ही साथ इस स्कूल का क्या होगा मैं तुम्हें बता नहीं सकता। प्रिया तो ड्राइवर के साथ रोते हुए सीधे अपने घर चली गई थी, और घर जाकर भी उसने अपने बाप के सामने रोते हुए यही कहा कि सर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। राजवीर अभी तक प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद था जब प्रिया का बाप आंधी तूफान की तरह ऑफिस में आया। वो कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैं तुम्हारी नस्लें उजाड़ कर रख दूंगा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। राजवीर के अंदर गुस्सा लावा बन चुका था। उसने बड़े बड़े लोगों को हैंडल किया था, मगर ये प्रिया छटांग भर की लड़की ने तो उसकी नाक में दम कर रखा था। कितनी शातिर टाइप की लड़की थी, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पर। राजवीर सोच चुका था कि वो इस लड़की को सबक जरूर सिखाएगा, इतनी आसानी से उसे अपने हाथों से जाने नहीं देगा। एक गहरी सांस छोड़कर राजवीर ने अपने सामने उस व्यक्ति को देखा। तुमने मेरी बेटी के साथ जो हरकत की है ना, तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। प्रिया का बाप उसे धमकी देते हुए वहां से जा चुका था। प्रिया का बाप जाना माना बिजनेसमैन था। तुरंत ही ये खबर मीडिया चैनलों पर भी वायरल होने लगी। प्रिया तो समझ रही थी कि राजवीर को सबक सिखाएगी, लेकिन यहाँ तो उसके अपने बाप की इज्जत पर ही बात आ गई थी। अब वो परेशान हो चुकी थी। हर कोई उनके घर के बाहर कैमरे लेकर पहुंच चुका था। ये सब कैसे हुआ? अब आप इस व्यक्ति को क्या सजा देंगे? इससे पहले कि पुलिस को बुलाकर राजवीर को पुलिस के हवाले किया जाता, राजवीर खुद ही आकर प्रिया के बाप के सामने खड़ा हो गया। प्रिया का बाप गुस्से से आग बबूला हुआ था। उसकी वजह से उसकी और उसकी बेटी कितनी बदनाम हो रही थी, और वो यूं मुंह उठाकर उनके सामने आ गया था। शांत हो जाइए मल्होत्रा जी। और फिर कहने लगा, देखिए जो कुछ होना था सो हो गया है, अब उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन हकीकत ये है कि आपकी बेटी मुझे पसंद करती है, वो मुझ पर अपना दिल हार चुकी है, लेकिन हमारी उम्रों में काफ़ी फ़र्क है। तो मैंने साफ मना कर दिया कि तुम अमीर बाप की बेटी हो और मुझसे उम्र में काफ़ी छोटी भी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकता। तुम अमीर बाप की बेटी हो, तुमने पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजारी है, और मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा पाऊंगा। आपकी बेटी को ना सुनने की आदत नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं कि आपने उसकी परवरिश कैसी की है। जब मैंने मना किया तो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया।
अगर आप मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे तो ये बात आप भी जानते हैं कि आपकी बेटी से कोई भी शादी करने को तैयार नहीं होगा। इज्जत तो वो वैसे ही खो चुकी है। मेरे अलावा अब उसे कोई नहीं अपनाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप मेरी और प्रिया की शादी कर दीजिए। प्रिया का बाप विजय मल्होत्रा बेहद भावुक फैसले लेने वालों में से एक था, लेकिन अपने बिजनेस और इज्जत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता था। सालों की कमाई की इज्जत वो अपनी बेटी की नादानियों की वजह से खोना नहीं चाहता था। कुछ देर तो वो चुप रहा, फिर एक गहरी सांस भरी, फिर मीडिया के सामने ये खबर फैला दी कि ये सिर्फ एक साजिश थी जो जानबूझकर मेरे दुश्मनों ने मेरी बेटी की इज्जत खराब करने के लिए फैलाई थी। राजवीर तो मेरे बचपन के दोस्त का लड़का है और मेरी बेटी का मंगेतर भी है। बहुत जल्द मैं इन दोनों की शादी करने वाला हूँ। प्रिया जो सोच रही थी कि अब उसे थाने में ले जाकर उसकी अच्छी खासी पिटाई की जाएगी, जब उसने अपने बाप की ये खबर सुनी तो आग बबूला हो गई। जैसे ही उसका बाप घर आया, वो गुस्से से नीचे आई और कहने लगी, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूँगी। जानते भी हैं वो कैसा इंसान है, एक नंबर का बदतमीज इंसान। ऊपर से इतना गरीब कि 2 टके की नौकरी से अपना खर्चा चलाता है। वो भला मेरे खर्चे और मेरे शौक क्या पूरे करेगा? मैं मर कर भी उस फटीचर से शादी नहीं करूँगी। मगर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ चुका था। उसका बाप कहने लगा, बंद करो ये ड्रामे, मेरा खून हो तुम, अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। ये तुम्हारी माँ की ही शय है कि तुम आज यूं हम सबकी इज्जतें नीलाम करती फिर रही हो। मुझे पहले से ही पता था कि तुमने ही राजवीर के साथ बदतमीजी की होगी, वरना उस लड़के को एक नज़र में देख कर ही पहचान गया था कि वो इस टाइप का नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में अंधा था, जो तुम्हारे कहने पर मैंने उस लड़के को इतनी बुरी बातें सुनाई और उसे पुलिस में देने का भी सोच रहा था। मगर अब और नहीं, तुम्हारी वजह से मैं अपने बिजनेस, अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगा। मगर वो अपने बाप के सामने ही ऊंची आवाज़ में बोलने लगी, मैं मर जाऊंगी मगर उस राजवीर से शादी नहीं करूंगी। वो कहीं से भी मेरे बराबर नहीं है। आप बाप हैं या मेरे दुश्मन। आप जैसे बाप से तो अच्छा मैं बिना बाप की होती। अपने बाप के सामने जब उसने बदतमीजी की तो उनका हाथ सीधे दिल पर गया था। बेटी का ये अक्खड़ और बदतमीज अंदाज देखकर उन्हें अपनी गलती पर अब सख्त पछतावा हुआ था। काश उन्होंने शुरू से ही उसे इतनी ढील न दी होती तो आज ये नौबत न आती। दर्द की एक तेज लहर उनके दिल में उठी थी और एकदम से वो नीचे जमीन पर गिर पड़े थे। बाप को गिरते देख प्रिया भी एकदम से घबरा गई थी और तुरंत आगे बढ़कर उन्हें उठाने लगी। पापा पापा आंखें खोलो, क्या हो गया आपको? उसके चीखने पर घर के बाकी लोग भी जमा हो गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें हार्ट अटैक आया है। अगर समय पर न लाया गया होता तो मामला बिगड़ सकता था। रोती हुई प्रिया उनके पास आई और उन्होंने बस इतना कहा था, बस अगर तुम राजवीर से शादी करती हो तभी मेरी बेटी कहलाओगी, वरना मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। समझो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर गया। प्रिया उस वक्त पछताने लगी जब उसने इतना गंदा इल्जाम राजवीर पर लगाने का सोचा था। उसने रोते हुए राजवीर से शादी के लिए हाँ कर दिया था और ये सुनकर विजय मल्होत्रा के दिल को एक सुकून मिला था, क्योंकि वो जानते थे राजवीर एक ऐसा इंसान है जो उनकी बिगड़ी बेटी को लाइन पर ला सकता है। विजय मल्होत्रा के बुलाने पर राजवीर भी हॉस्पिटल आया था। प्रिया जो अपने बाप का हाथ थामे उनके सिरहाने बैठी हुई थी। राजवीर को उसने एक नफरत भरी नज़र देखा था, लेकिन राजवीर ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और विजय मल्होत्रा के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ राजवीर, तुम जब चाहे बारात लेकर आ सकते हो। और प्रिया दुख से अपनी आंखें बंद कर गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था, या तो खुद को ख़त्म कर ले या सामने खड़े इस इंसान को। वे घर वापस आ चुके थे। वहीं राजवीर भी अपने घर पहुंचा था। एक गहरी सांस लेकर अपनी माँ को बताया कि वो शादी करना चाहता है। राजवीर की माँ के चेहरे पर खुशी की लहर आई थी, लेकिन जब राजवीर ने उन्हें पूरे मामले के बारे में बताया तो वो उदास हो चुकी थी। कहने लगी, बेटा तो ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है जिसने पहले तेरी इज्जत नहीं की, वो शादी के बाद क्या करेगी? मगर राजवीर ने उन्हें समझा दिया कि इज्जत तो वैसे ही करेगी कि आप देखती रह जाएंगी। ऐसी लड़की को कैसे सुधारा जाता है मैं अच्छे से जानता हूँ। अपने बाप के हार्ट अटैक के बाद वो शादी के लिए मान चुकी थी और कुछ ही दिनों बाद राजवीर और प्रिया की शादी हो गई। शादी के बाद दहेज में एक बंगला, कार और अपनी कंपनी में नौकरी की ऑफर भी दी गई थी। वो जानते थे उनकी बेटी कभी भी उस मिडिल क्लास घर में नहीं रह सकती, मगर राजवीर ने हर चीज़ लेने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा, मैं आपकी बेटी को ब्याह कर ले जा रहा हूँ, मुझे आपकी माल दौलत और नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं। प्रिया मुझसे प्यार करती है और प्रिया वहीं रहेगी
जहाँ मैं रहता हूँ। ये कहकर राजवीर ने प्रिया के नाजुक हाथ को अपने हाथ में इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि वो सिसक उठी। ये सोचकर प्रिया की सांसें थम सी गई थी कि उस घर में जाने के बाद राजवीर उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। वो विदा होकर राजवीर के साथ घर की तरफ आ रही थी। जैसे ही राजवीर उसके पास कार में आकर बैठा, वो तुरंत मुंह बनाकर उससे दूर हटने लगी। वो यही सोच रही थी कि शायद जैसे स्कूल में उस पर दबाव डालती थी, ठीक वैसे ही अब उसको अपने दबाव में रखेगी। मगर एक ही झटके में राजवीर ने उसे खींचकर अपने साथ लगाया था और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और कहा, अगर तुमने थोड़ी सी भी चतुराई की या मेरे आदेश की अवहेलना की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अभी तो बहुत से हिसाब चुकाने बाकी हैं तुमसे। प्रिया की तो बची खुची हिम्मत भी छिन चुकी थी। वो दिल ही दिल में खुद को खूब गालियां दे रही थी जब उसने राजवीर से पंगा लेने के बारे में सोचा था। वो रुखसत होकर उस घर में पहुंच चुकी थी। जितना उसके बंगले का लॉन्ज था उससे भी छोटा ये घर था। छोटा सा लॉन्ज, सिर्फ 2 कमरे, एक तरफ रसोई और बस घर खत्म। घर में दाखिल होते ही वो कहने लगी, मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? इतनी छोटी जगह में तो मेरा दम घुट जाएगा। तुरंत राजवीर की माँ ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मेरा बेटा बहुत मेहनती है और मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन तरक्की करेगा और तुम्हें बड़ा घर दिला देगा। लेकिन वो मुंह सिकोड़ते हुए उस कमरे में चली गई जहाँ एयर कंडीशनर भी नहीं था बल्कि पंखा था। लेकिन ये सब चीज़ें तो कुछ भी नहीं थी, वो इन्हें फिर भी सहन कर सकती थी। उससे भी ज़्यादा डरावने पल तो अभी आने वाले थे। कहाँ वो 18 साल की नर्म नाजुक सी लड़की और कहाँ 30 साल का राजवीर बॉडी बिल्डर। जैसे ही राजवीर कमरे में आया वो डर गई थी, लेकिन राजवीर भी सोच चुका था कि आज उस लड़की को सबक जरूर सिखाएगा। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसके पास आकर कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें अपने साथ वो सब कुछ करवाने का जिसका ढोंग तुमने रचाया था। आज तुम्हें राजवीर बताएगा कि जब तो वो लड़की क्या महसूस करती है। राजवीर ये कहकर उसके पास आया और एक झटके से उसके वजूद से वो डर से कांप रही थी और डर कर कह रही थी, नहीं नहीं प्लीज़ सर, प्लीज़ राजवीर मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं आपकी शिद्दतें सहन नहीं कर पाऊंगी, मुझ पर रहम कीजिए। राजवीर उसके साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसकी खूबसूरती खुलकर उसके सामने आई, उसका ब्लाउज उसके वजूद से ढलका, तो वो सब कुछ भूल गया था। उसे याद रहा तो बस ये कि सामने मौजूद लड़की उसकी पत्नी है, उसके साथ उसका जायज़ रिश्ता है और आज उसकी सुहागरात है और वो आज की इस खूबसूरत रात को पूरी तरह महसूस करना चाहता था। इन खूबसूरत मदहोश पलों में डूब जाना चाहता था और फिर इस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन पर अपने स्पर्श छोड़ने लगा। वो पूरी तरह उस पर हावी था और उसके बाद जब वो पूरी तरह मदहोशी में चूर होकर उसके वजूद में उतरने लगा तो प्रिया को अपनी मौत नजर आने लगी थी। वो सिसक रही थी, रो रही थी। एक पल के लिए राजवीर को उस पर रहम आया था, मगर अगले ही पल जब उसे अपनी इंसल्ट याद आई, वो इज्जत जो उसने अपनी बड़ी मुश्किल से कमाई थी, उसकी शिद्दतें और भी कड़ी होती चली गईं। लेकिन जब प्रिया की आंखों से लगातार आंसू बहते देखे तो राजवीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और फिर वो धीरे धीरे उसके साथ नरमी पर उतर आया। अचानक उसकी सख्तियां नरमी में बदलीं तो प्रिया ने भी चौंक कर उसकी ओर देखा था। ऐसे हैरान होकर मुझे मत देखो, तुम्हारी मोहब्बत में पागल नहीं हूँ मैं और ना ही मुझे तुम पर रहम आया है। वो तो मैं इसलिए नरम पड़ गया क्योंकि गुस्से में तुम्हारे करीब आना और तुम्हें महसूस करने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। जो बात प्यार से इस रिश्ते को बनाने में है वो गुस्से और नफरत में नहीं, समझी तुम? और प्रिया के लिए तो यही बहुत था कि उसकी जान की रिहाई हो गई थी। इसके बाद राजवीर बहुत ही प्यार से उसे अपनी बाहों में समेटता चला गया, अपने होठों से उसके नरम नाजुक वजूद को स्पर्श देता चला गया और पहले जो प्रिया की सिसकियां दर्द से निकल रही थीं अब मदहोशी से निकलने लगी थी। अब पूरी तरह राजवीर की संगत में डूब गई थी, सब कुछ भुलाए कि वो राजवीर से नफरत करती है। अगली सुबह जब वो उठी तो 11 बज चुके थे। सांस ने भी उठाने की कोशिश नहीं की थी। जब उसकी आंख खुली तो उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। पिछली रात के पल उसे याद आने लगे जब शुरुआत में राजवीर उसकी तरफ गुस्से और नफरत से करीब आया था। उसकी दी हुई तकलीफ को सोचकर गुस्से से वो फिर से भर उठी थी। एक नज़र उसने खुद को आईने में देखा तो गर्दन पर लाल निशान दिखे। एक बार फिर बदले और गुस्से के मिले जुले एहसास से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो खुद से कहने लगी, राजवीर क्या समझ रहे थे तुम? इतनी जल्दी मुझे हरा दोगे? हरगिज नहीं।
अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करके इस घर में आ गई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की वजह से आई हूँ। मगर अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझसे उलझना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है। ये सोचकर वो फ्रेश होकर बाहर आई थी। राजवीर की गैर मौजूदगी में उसने राजवीर की माँ के साथ बदतमीजी करने के बारे में सोचा था। वो उसके जरिए बदला लेना चाहती थी। बाहर आई तो राजवीर पहले से ही एक जॉब इंटरव्यू के लिए घर से निकल चुका था। अब वो शादीशुदा था तो जिम्मेदारियां और खर्च भी बढ़ चुके थे, इसीलिए वो किसी अच्छी जॉब की तलाश में था। सास ने उसके सामने पराठा और ऑमलेट लाकर रखा तो वो गुस्से से उस खाने को झटक गई। कहने लगी, मैं ये सब कुछ नहीं खाती, इतना ऑयली पराठा मुझसे नहीं खाया जाता। अगर अमीर घर की बहू घर लानी थी तो उसके नाज नखरे उठाना आना चाहिए था आपको। वो गुस्से और तिरस्कार से कहने लगी, लेकिन सुषमा जी ने उसकी बातों का बुरा नहीं माना था, क्योंकि वो जानती थी वो अमीर बाप की नाजो पली बेटी है। साथ ही साथ राजवीर ने उन्हें यह भी बता दिया था कि वो कितनी जिद्दी और बदतमीज है, और सुषमा जी को पता था ऐसे बच्चों को लाइन पर कैसे लाया जाता है। बताओ बेटा, क्या खाओगी फिर? तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ताज़ा फलों का जूस पीना है, इसके बाद मैं सोचूंगी कि नाश्ते में क्या लेना है। सास थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगी, क्योंकि घर में तो फल मौजूद ही नहीं थे। जितना हो सका था उसने राजवीर की माँ को खूब बातें सुनाई, मगर वो चुपचाप सुनती रहीं ताकि बेटे का घर बर्बाद ना हो। शाम को राजवीर घर आया तो अपनी माँ को किचन में काम करते देख उसने प्रिया को बुलाया और कहा, बस हो गई ना शादी, अब ये घर और किचन सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आगे से मुझे मेरी माँ किचन में दिखाई न दे। खाना बनाओ सबके लिए और लेकर आओ। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि तुम बिस्तर तोड़ती रहो। प्रिया अगले ही पल खूंखार नजरों से उसे देखकर बोली, मुझसे नहीं बनती रोटी और ना ही मुझे बनाना आती है। उसने भी उसे घूर कर देखा और कहा, क्यों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया? सिर्फ यही सिखाया कि शरीफ लड़कों पर कैसे आरोप लगाकर उनकी इज्जत खराब की जाती है। प्रिया जोर से चिल्लाई, खबरदार मेरी माँ के खिलाफ कुछ भी बोला तो। फिर राजवीर की माँ उसे शांत करने लगी, लेकिन उसने प्रिया को पकड़कर किचन में ले जाकर सैल पर पटक दिया और कहा, सब्जी बनाकर लेकर आओ। राजवीर का गुस्सा देखकर जैसे सब्जी बनी वो बनाकर बाहर ले आई, लेकिन उसमें मिर्च और नमक इतना ज़्यादा था कि वो खाने के लायक नहीं था। राजवीर ने अपने और अपनी माँ के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन प्रिया के सामने वही खाना रखा और कहा, तुम यही खाओगी, यही तुम्हारी सज़ा है। पहले तो गुस्से में प्रिया वो खाना खाने से मना करने लगी, लेकिन जब भूख के मारे पेट में चूहे कूदने लगे तो उसे वही खाना खाना पड़ा। कुछ ही दिनों में वो सीधी हो चुकी थी। राजवीर की माँ ने उसे धीरे धीरे घरदारी भी सिखाई, जिसे सीखने में उसे खूब रोना पड़ा। राजवीर हर रात उसे वो पल याद दिलाता जब उसने उस पर वो गंदा आरोप लगाया था। 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई थी। जिद और जुनून ने दोनों को बस एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। राजवीर की माँ ये सब देखकर परेशान रहती थी। वो तो अपने बेटे की खुशियाँ देखना चाहती थी। एक दिन उसने राजवीर को समझाया जब वो ऑफिस से वापस लौटा था, बेटा बस कर दो इस जिद को। इस लड़की को तुमने जितनी सजा देनी थी दे दी। देखो तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी अब कैसे पूरे घर को संभाल रही है। पहले जो एसी का रोना रोती थी अब चुपचाप बिना पंखे के भी सो जाती है। जो दाल सब्जी बनी हो चुपचाप खा लेती है। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें इसके साथ और ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए? वो भोली है, बच्ची है, बस गलती हो गई उससे। जिस माहौल में वो रहती थी उसे वहाँ यही सिखाया गया था। तुम तो बड़े हो, समझदार हो और मेरी औलाद हो। राजवीर अपनी माँ की बात पर सिर हिला गया। सास के लिए परहेजी खाना बनाने के बाद वो बाहर निकली और राजवीर से कहने लगी, बताइए अब आपके लिए क्या बनाना है? कमर पर हाथ टिकाकर नखरीले अंदाज में बोली थी। जब राजवीर ने उसे देखकर कहा, आज मेरा मूड बाहर खाना खाने का है, तुम तैयार हो जाओ तो मैं भी बाहर लेकर चलता हूँ। काफ़ी समय से उसने बाहर की हवा नहीं देखी थी। कहाँ रोज रोज बाहर टहलकदमी करने वाली अब कई महीने बीत जाने के बाद भी बाहर नहीं गई थी। राजवीर के ऑफर पर वो एकदम से खुश हो गई और तुरंत चेहरे पर मुस्कान आई। उसे मुस्कुराते देख राजवीर भी मुस्कुरा दिया था। कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई। बहुत खूबसूरत लग रही हो। राजवीर उसे लेकर बाहर घूमने गया। एक अच्छे से होटल में उन्होंने खाना खाया। थोड़े बहुत गिले शिकवे भी हुए, लेकिन शायद प्रिया को अब समझ आ गया था। उसके लिए यही सज़ा काफ़ी थी कि वो अपने आलिशान घर को छोड़कर राजवीर के साथ उसके छोटे से घर में रह रही थी और इसी पर राजी भी हो चुकी थी। पढ़ाई का उसे बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन राजवीर ने ज़बरदस्ती उसका एडमिशन करवाया था। पढ़ाई के मामले में सख्ती बरती और कहा, मैं कोई गवार अनपढ़ बीबी अपने साथ नहीं रखूँगा। बीबी मेरी पढ़ी लिखी ही होगी तभी इस घर में रहेगी।
वरना तुम्हारा खाना पीना इस घर में बंद कर दूंगा। वो हमेशा ऐसी ही धमकियां देता था और वो डरकर उसके हर आदेश को मानती रहती थी, जो बाद में उसके लिए अच्छा साबित होता था। प्रिया के दिल में भी राजवीर के लिए प्यार के अंकुर फूटने लगे थे, क्योंकि जिस रात भी राजवीर उसे अपनी बाहों में लेकर नहीं सोता था, उसे नींद नहीं आती थी और प्रिया को एहसास हो गया था कि उसे राजवीर की लत लग चुकी है। राजवीर देर रात तक कॉलेज का काम करता था और प्रिया उसकी बाहों में सोने के लिए मचलती रहती थी, लेकिन होठों से कुछ न कहती। राजवीर उसकी तड़प को महसूस करता था और चोरी चोरी उसे देखकर उसकी हालत का मजा लेता था। और एक दिन तो प्रिया के सब्र का बांध टूट गया, जब रात का 1 बज चुका था और वो सोने के लिए लेट ही नहीं रहा था। और तब गुस्से से प्रिया सारे पेपर समेटकर एक तरफ रखे और उसकी बाहों में समाते हुए उसके चौड़े सीने से लगकर लेट गई। कितना सुकून था इन पलों में, कोई प्रिया से पूछता। इतना सुकून तो उसे अपने आलीशान महल के नरम मुलायम गुदगुदे बिस्तर पर भी नहीं मिलता था, जो सुकून उसे राजवीर की बाहों में एक छोटे से बेड पर मिलता था। राजवीर ने भी उस जिद्दी और थोड़ी सी बेवकूफ़ लड़की को अपने सीने से भींचकर अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए थे। इस बात में अब कोई शक नहीं था कि वो उससे प्यार करने लगी थी। अब जब भी वो उसे डांटता, सख्ती करता, तो उसके पीछे छुपा हुआ प्यार सोचकर वो मुस्कुरा देती थी। राजवीर उसे मुस्कुराते देखकर कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब ले आता। मैं तुम्हें डांट रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। और अगले ही पल वो उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता। खट्टी मीठी शरारतों ने जिंदगी में जैसे सुकून भर दिया था। कुछ दिन बाद ये खबर मिली कि प्रिया माँ बनने वाली है। प्रिया तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे बच्चों से बेहद लगाव था, मगर राजवीर परेशान हो चुका था। प्रिया उसकी परेशानी देखकर हैरान हुई थी और कहने लगी, आपकी माँ भी तो यही चाहती हैं कि मैं माँ बन जाऊं, लेकिन आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? वो कहने लगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम पढ़ाई भी कर रही हो, फिर ऐसे में प्रेग्नेंट हो जाना, तुम बच्चे को और पढ़ाई को ये सब कैसे मैनेज कर पाओगी? यकीन मानो मैं इतनी जल्दी तुम्हें माँ बनते नहीं देख सकता। पर वो मुस्कुराकर कहने लगी, फिक्र मत कीजिए, अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। और फिर आप मेरे साथ हैं, मम्मी जी भी मेरे साथ हैं। वो मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भर गया और दोनों अपनी आने वाली जिंदगी और खुशियों को सोचकर मुस्कुराने लगे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।